हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो बच्चे लोग, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज़ और कर रहे हैं उसकी एक धमाकेदार तैयारी कि बस जब हमारा बोर्ड एग्जाम होगा तो वहाँ पर भी हम धूम मचा कर ही आएंगे। सो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हो, अगर आप रेगुलरली हमारी क्लासेस को फॉलो कर रहे हो तो अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया और हर चैप्टर के कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास करते हैं जिसको हम बोलते हैं हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़। हर चैप्टर के बाद आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज मिलती है जिससे आपका चैप्टर हो जाता है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स तो हम लोगों ने पढ़ ही लिए हैं और सभी को वो सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे। तो मैं ये जानती हूँ कि मेरे सारे बच्चे अपनी डिटेल और समरी नोटबुक को बहुत अच्छे से बनाते हुए चल रहे हैं और अभी भी आज जब आए हैं इस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को अटेंड करने के लिए तो सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हम इस तरीके से क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को अरेंज करते हैं कि बस जैसे आज ही हमारा बोर्ड एग्जाम है। सभी को पता है कि थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का होने वाला है जिसमें 12 चैप्टर्स आएंगे, बट हम तो हर एक चैप्टर को उसी तरीके से लेकर चल रहे हैं। 80 मार्क्स के लिए हम हर एक चैप्टर को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वहाँ पर एक भी नंबर हमारा ना कटे, है ना। तो जो बच्चे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, हो सकता है उन्हें हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज के बारे में नहीं पता हो। जो रेगुलर बच्चे हैं उनको तो पता है, ऑलरेडी हम 4 चैप्टर की क्वेश्चन आंसर सीरीज कंप्लीट कर चुके हैं, 4 चैप्टर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो आज मैं उनके लिए फिर से एक बार पैटर्न बता देती हूँ कि बेटा हम क्वेश्चन आंसर सीरीज हर चैप्टर के लिए कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे, 1 मार्क ईच, तो 20 मार्क्स तो ये हो गए आपके, जैसे कि अब तक आप पेपर पैटर्न देखते आए हैं। उसके बाद 3 मार्क्स के हम लोग यहाँ पर 4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 12 मार्क्स इससे मिल जाते हैं। फिर 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये 24। देन 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 24, ये भी हो गया। तो इस तरीके से 80 मार्क्स हमारे कंप्लीट होते हैं। जैसे कि आपका थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का आने वाला है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर हम इस चैप्टर को भी 80 मार्क्स तक के लिए ही प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत डीपली हम पढ़ते हुए जाएंगे। हमें ये पता चलेगा कि किस टॉपिक का क्वेश्चन किस तरीके से अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो चलिए आज की इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से अटेंडेंस लगा दीजिए आप लोग और फिर हम लोग करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टिमुलेट्स द क्रिएटिविटी अमंग्स द मैनेजर। कौन सी इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग क्रिएटिविटी की बात करती है, मैनेजर्स के अंदर क्रिएटिविटी लाने की कौन सी इंपॉर्टेंस जो है ऑर्गेनाइजिंग की वो बात करती है। क्या वो एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज है, क्या वो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल है, क्या वो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ है, या है वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बेटा यहाँ पर मुझे लगता है कि ये और ये पॉइंट तो बिल्कुल सिमिलर है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो सेम बात कहने वाले पॉइंट्स जो होंगे वो उसका आंसर होगा। बात हो रही है मैनेजर्स की क्रिएटिविटी की, तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के बारे में बात होगी। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंशन के बारे में बात करेगा, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, जिसके अंदर हम लोगों ने ये पढ़ा भी था कि हम चाहते हैं कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनका जो छुपा हुआ टैलेंट है वो बाहर निकल कर आए, तो उसके लिए हम उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, डैश रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट। डैश रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी, कि ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि जो काम हमें सौंपा गया है वो काम हमें परफॉर्म करना है। ऐसा डेलीगेशन कहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है, अथॉरिटी कहती है, या अकाउंटेबिलिटी कहती है। बताइए फटाफट से, कमेंट करिए कि क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट, यस। सो मुझे सुनाई दे गया है आपका आंसर कि ये है मैम रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू द फ्रॉम अ सुपीरियर टू हिज इमीडिएट सबऑर्डिनेट। रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन तो ये है ही, अथॉरिटी होता है राइट टू कमांड, और अकाउंटेबिलिटी होती है द आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट डू वी कॉल द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जो प्रोडक्ट के बेसिस पर बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं।
क्या वो डिविजनल और फंक्शनल दोनों होते हैं, क्या वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, या वो होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। जो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट के बेसिस पर बनाया जाता है उसे कौन सा स्ट्रक्चर कहते हैं, बताइए। डिविजनल फंक्शनल दोनों, फंक्शनल फॉर्मल या डिविजनल। तो बेटा दो तरीके के स्ट्रक्चर आपने पढ़े थे मेनली, फंक्शनल और डिविजनल, जहां पे मैंने आपको बताया कि जब आप सिमिलर प्रोडक्ट लाइन में हैं बट देयर आर न्यूमरस फंक्शंस टू परफॉर्म, तो वहां पर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फंक्शनल स्ट्रक्चर तो हमें देखने को मिलता ही है। बट जब आपकी कंपनी ग्रो करती है इन टर्म्स ऑफ योर प्रोडक्ट लाइन, यानी कि अलग अलग कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स में आप एंटर करते हो, तो इन दैट केस आपको एक और स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ता है जिसका नाम होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो अगर हम सीधे मुद्दे पर जाएं तो डिविजनल स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, ये बात जरूर मैंने आपको बताई थी कि हर एक डिविजनल स्ट्रक्चर में एक फंक्शनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता ही है, बट द मेन पॉइंट इज कि प्रोडक्ट जब भी हम सोचते हैं तो तब हमारे माइंड में कौन सा स्ट्रक्चर स्ट्राइक करता है, तो वो कौन सा स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड, राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड हिज सबऑर्डिनेट and to take action within the scope of his position। ये हमारा राइट है कि हम किसी को कमांड दे सकते हैं, यानी कि अपने सबऑर्डिनेट को कमांड दे सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं, लेकिन अपनी पोजीशन के अंदर रहकर, यानी कि हमारी पोजीशन है जितना हमें अलाउड कर रखा है, या कह सकते हो जितनी हमारे हाथ में पावर है, अथॉरिटी है, सिर्फ उतना ही हम यहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। ऐसा कहाँ कहा गया है? रिलायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैडम बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल समझाने की जरूरत नहीं है। राइट टू कमांड कहीं ना कहीं पावर को शो करता है, एंड पावर इज ऑलवेज रिलेटेड टू दी अथॉरिटी। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलो बेटा, आई होप कि आप लोगों को आंसर्स आ रहे होंगे, इतने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं कि बहुत इजीली आप इनके आंसर्स कर पा रहे होंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा एक केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या पहचानना है, फिर उसको रीड करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस हमारे कुछ ऐसे हैं, डेलीगेशन है, अथॉरिटी है, डिसेंट्रलाइजेशन है, अकाउंटेबिलिटी है। तो पहले मैं आपको ऑप्शन समझा देती हूँ, देन हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। बेटा डेलीगेशन क्या है? डेलीगेशन एक नैरो कॉन्सेप्ट है जहाँ पर एक सुपीरियर अपने सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी ट्रांसफर करता है। अथॉरिटी का मतलब तो राइट टू कमांड होता ही है। डिसेंट्रलाइजेशन जो है बेटा हमारा क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन इज द डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, कि जब हम अपने अथॉरिटी को अपने पूरे लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के साथ शेयर कर लेते हैं, एंड इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन डेलीगेशन। ठीक, अकाउंटेबिलिटी मीन्स आप कह सकते हो द आंसरेबिलिटी फॉर द फाइनल आउटकम, कि हमारी जवाबदेही है, हमें अथॉरिटी दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, अब जो काम हुआ उसके लिए हमें जवाब देना है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है पॉइंट्स का। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन है, सुशांत वॉज एन एबल प्रोजेक्ट मैनेजर ऑफ क्योरो लिमिटेड। सुशांत हेड नवीन हैंडेड ओवर अ न्यू प्रोजेक्ट टू द सुशांत। अब देखो क्या हुआ, सुशांत जो है वो प्रोडक्ट मैनेजर है, ठीक है, तो सुशांत के हेड ने, मतलब उसके सुपीरियर ने उसे जो है कोई एक नया प्रोजेक्ट हैंडेड ओवर किया, एंड सुशांत ऑलरेडी हैड इनफ वर्क इन हैंड, ऑलरेडी उसके हाथ में बहुत सारा काम था। So Sushant decided to divide the work assigned to him among 3 of his subordinate। तो उसने क्या किया, उसके अंडर 3 सबॉर्डिनेट काम करते थे, तो उसने अपना वो काम उन लोगों को सौंप दिया। ठीक है, he himself kept that part of the work which he himself could perform effectively। ऐसा नहीं है कि उसने सारा काम दे दिया, उसने कुछ रूटीन वर्क अपना दे दिया, और जो काम वो खुद से हैंडल कर सकता था वो काम वो खुद ही कर रहा है। and got his subordinate to help him with what remained। और अपने सबॉर्डिनेट को कहा कि तुम मुझे जस्ट हेल्प करो, मैं तुम्हें पूरी अथॉरिटी तो नहीं दे रहा, बस हाँ तुम करते रहो, मुझे बताते रहना, करते रहो, मुझे बताते रहना। सो द प्रोजेक्ट गॉट कंप्लीटेड वेल इन टाइम बिकॉज ऑफ दिस। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टाइम से कंप्लीट हो गया। तो बताइए आपको क्या लगता है यहाँ पर, क्या अथॉरिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है? आई होप कि ये दोनों ऑप्शंस तो आपने खुद ही एलिमिनेट कर दिए होंगे। आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा इन दो में कि मैम डेलीगेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है। तो बिल्कुल लास्ट क्लास में मैंने क्विक रिकैप दिया था, उसमें 2 लाइनें लिखी थी। डेलीगेशन में मैंने ये बोला था कि काम कर पर मुझे बताते रहना, और डिसेंट्रलाइजेशन में मैंने ये बोला था अपने एरिया का तू खुद राजा है, जो करना है अपने एरिया में जैसे करना है वैसे कर। अब आप देखो कि सबसे पहले तो सुशांत के हेड ने, अच्छा
आपको ये बताना है कि सुशांत ने कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया, सुशांत के हेड ने नहीं। तो सुशांत के हेड ने सबसे पहले सुशांत को काम सौंपा, फिर सुशांत को पता था कि उसके पास बहुत सारा काम ऑलरेडी है, वो अकेला नहीं हैंडल कर पाएगा, तो उसलिए इस चीज के लिए उसने एक अपना कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया कि उसके जस्ट अंडर 3 सबऑर्डिनेट काम करते थे और उसने उन तीनों सबऑर्डिनेट्स के बीच में अपने काम को बांट दिया, ठीक है। पर यहाँ पर देखो कि उसने पूरी अथॉरिटी उनके हाथों में नहीं सौंपी है। उसने ये नहीं बोला कि यार तुम ही सारा काम करके मुझे वापस बता देना कि क्या क्या काम हुआ है। थोड़ा थोड़ा काम वो कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा काम वो खुद कर रहे हैं, यानी कि वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम सुशांत को कि ये काम चल रहा है, हेल्प कर रहे हैं, सिर्फ उसका बर्डन रिड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेटा एक नैरो स्कोप दिख रहा है, सिर्फ बर्डन रिड्यूस करने के लिए काम किया जा रहा है, और आपने डिफरेंस में ये चीज़ पढ़ी भी होगी। तो यहाँ पर बेटा कॉन्सेप्ट है डेलीगेशन, ठीक है, क्योंकि एक हमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे डिस्पर्जल ऑफ अथॉरिटी नहीं दिख रहा है, सिर्फ सुशांत और उसके सबऑर्डिनेट्स के बीच की बात चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा टॉपिक है, डेलीगेशन। ठीक है जी, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से एक थोड़ा सा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। फिर से वही बोथ डिविजनल और फंक्शनल है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल इंट्रैक्शन से आता है, डिविजनल फंक्शनल को मैंने अभी आपको बता ही दिया है, तो दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है। चलो तो अब हम एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या है। सो बेटा क्वेश्चन इज, online retailer Bison has grown to the biggest provider worldwide in the field of e-commerce. Its revenues are growing steadily year after year. It owes its success to the rapid rate of digitalization and its organization structure. तो एक बहुत अच्छी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड फेमस है ई कॉमर्स के फील्ड में, उनके रेवेन्यूज लगातार बढ़ रहे हैं और वो इसका क्रेडिट देते हैं कि जो लगातार डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है उसकी वजह से, और हमने जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है उसकी वजह से ही ये सक्सेस हमें मिल रही है। So Bison's managing director Mohit makes the strategic decision and has control over the entire organization. तो ये उनका मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसका पूरा कंट्रोल था वहाँ पर। तो एक डायग्राम की तरह अगर आपको याद हो तो एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। फिर उसने क्या किया, इन Bison जॉब ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप टुगेदर। उसने कहा कि देखते हैं क्या क्या काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और उनको ग्रुप करते हैं। तो उसने क्या क्या ग्रुप किया, उसने सबसे पहले यहाँ पर HR डिपार्टमेंट बनाया, देन उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बनाया, परचेज डिपार्टमेंट बनाया, R&D डिपार्टमेंट बनाया, ठीक। उसने क्या किया, अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। सो दीज डिपार्टमेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द सेक्शंस एंड ऑल द डिपार्टमेंटल हेड्स रिपोर्ट टू द मोहित हु इज कोऑर्डिनेटिंग हेड। तो उसने क्या किया, हर एक डिपार्टमेंट को फिर फर्दर सेक्शंस में डिवाइड किया, हर किसी के डिपार्टमेंटल हेड बना दिए और सारे डिपार्टमेंटल हेड जो है वो मोहित को क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, रिपोर्ट करते हैं मोहित को, ठीक है। दिस इंश्योर्स एफिशिएंसी इन द यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर। आपने यहाँ पर एफिशिएंसी को भी यूज किया, मिनिमाइज किया डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, यानी कि एक काम बार बार नहीं हो रहा। तो बताइए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है। आई होप कि अगर आपने मेरे साथ सारी क्लासेस अटेंड करी होंगी अच्छे से, तो जब मैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ा रही थी फंक्शनल और डिविजनल, तो मैंने अपने हाथों से डायग्राम बनाया था और आपको भी बोला था कि आप भी मेरे साथ अपने हाथों से अपनी समरी नोटबुक में ये डायग्राम बना लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी ये मदद करेंगे स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने में। तो देखो आपके सामने डायग्राम है और आप बता सकते हैं डायग्राम को देखते ही कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। तो मेरे प्यारे बच्चों ने बिल्कुल आंसर दिया होगा कि मैम अब बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, चले आगे, वेरी गुड। डैश डिटरमाइंस द सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को बताता है वेयर इन द सुपीरियर कम्युनिकेट्स इज डिसीजन टू द सबऑर्डिनेट, जहां पर सुपीरियर कम्युनिकेट करता है सबऑर्डिनेट से और एक्सपेक्ट करता है कि उसकी कही हुई बातों को जो सबऑर्डिनेट है वो माने और उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग काम करे, यानी कि जो भी गाइडलाइंस दी गई है सुपीरियर के थ्रू उसे वो माने। तो ऐसा कहाँ लिखा गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, डेलीगेशन या अकाउंटेबिलिटी, बताइए। बार बार आपसे उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं अलग अलग तरीके से, आपको याद हो जाने चाहिए ताकि अब पेपर में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे। बताइए सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप कहाँ जाके आपको पता चलता है, सबसे पहले कहाँ जाकर आपको पता चलता है कि कौन किसका सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, जब अथॉरिटी बंटती है,
जब पावर बढ़ती है तभी तो पता चलता है सुपीरियर सबऑर्डिनेट कौन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बाद में आती है, पहले अथॉरिटी आती है। याद करो द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ये लाइन वाइज ही तो चलेगी, ऐसे थोड़ी पहले अकाउंटेबिलिटी सेट हो जाएगी, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। पहले पावर जाएगी, फिर ऑब्लिगेशंस आएंगे, फिर आंसरेबिलिटी आएगी। ठीक है बेटा, सो करेक्ट ऑप्शन इज अथॉरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बिल्कुल एकदम ऐसी लाइंस हैं जो आपने अगर नोट्स बनाए होंगे और साथ साथ पढ़ा होगा तो बिल्कुल देखते पहचान जाओगे कि यस मैम हमें पता है ये क्या है। देखो जरा, डैश इज द फ्रेमवर्क, शायद यहीं से पता चल जाना चाहिए, डैश इज द फ्रेमवर्क, बट फिर भी जल्दबाजी नहीं करनी होती है, पूरा क्वेश्चन रीड करना है। डैश इज अ फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क मतलब एक ढांचा है within which the managerial and the operating task are performed. आंसर क्लियर? कि ये एक ऐसा ढांचा है, एक ऐसा फ्रेमवर्क है जहां पर सारे मैनेजरियल और ऑपरेटिंग टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, स्पेसिफाई किया जाता है रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन यहाँ पर बनाया जाता है अमंग द ह्यूमन, फिजिकल एंड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ऑप्शन डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। लड्डू क्वेश्चन एज इट इज वही लाइंस हैं जो हमने पढ़ी हैं। तो यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन इज selected dispersal of authority, authority to be retained by the top management, transfer of responsibility to the lower levels without authority, and the dispersal of authority to the subordinates within the prescribed limits। तो बताइए डिसेंट्रलाइजेशन इसमें से क्या है, बताइए जल्दी बताइए। डिसेंट्रलाइजेशन अभी अभी बताया मैंने कि जहां पर लोअर लेवल्स के बीच में अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर देते हैं। तो लेट्स यूज द एलिमिनेशन मेथड। जब इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं तो हम अपना एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, यानी कि जो हमें मिसफिट लग रहा है उसे पहले हटाते हैं। तो उन्होंने बोला अथॉरिटी टू बी रिटेन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट, तो ये बात हमने ऐसे तो नहीं पढ़ी है डिसेंट्रलाइजेशन में, दैट अथॉरिटी टू बी रिटेन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट। अथॉरिटी तो यहाँ पर बांटी जा रही है इस तरीके से, तो मुझे लगता है आप सेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हो, है ना। तो हम उस चीज़ की तो बात कर नहीं रहे, हमें तो डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताना है। तो ये वाला मैंने हटा दिया है, क्योंकि अभी सिलेक्टेड डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी तो मैम अभी आपने बताया था, इसलिए हमने उसको रोक दिया है। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर कर रहे हैं अथॉरिटी के बिना, तो ये तो बात हो ही नहीं सकती। अब आता है मुद्दा ये और ये, तो अब यही ना कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे कि ये दो ऑप्शन आपको जरूर दिखेंगे, फर्स्ट और फोर्थ का पेयर आपको जरूर दिख रहा होगा, सेकंड और थर्ड तो हमने एलिमिनेट कर दिए, इसके साथ ये गया, जब थर्ड एलिमिनेट कर दिया तो ये भी गया। अब मुद्दा आता है कि क्या सी है या डी है ऑप्शन। तो बेटा देखो, यहाँ उन्होंने फोर्थ पॉइंट में ये बात बोली, डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी तो है, सबऑर्डिनेट्स में है, विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स। हम कोई प्रिस्क्राइब्ड लिमिट की बात नहीं करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में, क्योंकि प्रिस्क्राइब्ड लिमिट की बात आती है डेलीगेशन में। डेलीगेशन आपको लिमिट सेट करके देता है, वहां फ्रीडम कम होती है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम ज्यादा होती है। तो वो है डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, जहां पर उन्होंने डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी बोलते सारी बातें क्लियर कर दी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओनली 1। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ, डी। चलो, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा आप सब लोगों को। नेक्स्ट लड्डू क्वेश्चन है, बिल्कुल लड्डू, सच में लड्डू है, खा लेना मीठा लड्डू। चलो, ग्रुपिंग द एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर टुगेदर टू फैसिलिटेट द स्पेशलाइजेशन। कौन सा ऐसा आपने यहाँ पर टॉपिक पढ़ा है जिसका मतलब ये होता है कि सिमिलर नेचर ऑफ जॉब्स को एक साथ कर देना ताकि स्पेशलाइजेशन मिले, डिसेंट्रलाइजेशन में, डिवीजन ऑफ वर्क में, डेलीगेशन में या डिपार्टमेंटलाइजेशन में। आप कहोगे मैम डिवीजन ऑफ वर्क में भी हमने ये बात पढ़ी थी, बट बेटा वो कहानी यहाँ नहीं पढ़नी है, यहाँ पर आपको उसका बिल्कुल एग्जैक्ट एक वर्ड बताना है कि एग्जैक्ट एक वर्ड होता है उसका, जहाँ पर आप ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर जॉब को एक साथ करते हो स्पेशलाइजेशन को हासिल करने के लिए। तो बेटा वो क्या होता है, डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो हमने ऑर्गेनाइजिंग की प्रोसेस में पढ़ा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। देखो हर तरीके का क्वेश्चन आपको मैं कराती हूँ, जैसे एग्जाम में आते हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन मिलेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैचिंग का क्वेश्चन भी आएगा, अभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा, और MCQs केस स्टडी वाले भी आ रहे हैं, नॉर्मल वाले भी आ रहे हैं, तो हर चीज़ है आपके पास यहाँ पर। ठीक है, देखो अब असर्शन क्या है, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर वन एंड द सेम थिंग। असर्शन रीजन करने का हमारा जो अप्रोच होता है वो सिंपल होता है कि रीजन उसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं, ये तो बात की कहानी है। पहले तो हमें यही चेक करना है कि क्या असर्शन और रीजन सही लिखे हैं या गलत।
तो उन्होंने कह दिया है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन सेम ही होते हैं। तो मेरे बच्चे बताइए कि क्या दोनों सेम होते हैं? इतनी लंबी लंबी कहानियां सुनाई है मैंने तुम्हें, क्या बताओ क्या वो सेम होते हैं? नहीं मैम, ये सेम नहीं होते। तो बेटा यहाँ से हमें पता चल गया है कि असर्शन फॉल्स है। अब असर्शन फॉल्स है तो शायद मैं रीजन ना भी पढ़ूं तो चलेगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन ऐसा होता है जहां असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू होता है, तो दैट मीन्स रीजन ट्रू ही होगा। बट फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। बोथ लीड टू अ रिडक्शन इन द बर्डन ऑफ द टॉप लेवल मैनेजर्स। यस, ये बात तो सही है कि चाहे डेलीगेशन करो चाहे डिसेंट्रलाइजेशन करो, बर्डन तो रिड्यूस होता ही है। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक, तो कितना आसान होता है रीजन असर्शन करना, बच्चे ऐसे ही परेशान होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। डेलीगेशन डजंट मीन्स अब्डिकेशन। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई सुपीरियर किसी सबॉर्डिनेट को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है तो इसका मतलब ये है कि बस अब वो हाथ खड़े कर दे, उसे कुछ नहीं करना, सब कुछ उसने अपने सबॉर्डिनेट के हाथों में सौंप दिया है। क्या ऐसा होता है? डेलीगेशन ऐसा होता है? नहीं। डेलीगेशन क्या कहता है? तू काम कर लेकिन मुझे बताते रहना। तो ये बात तो सही कह रहे हैं ना कि डेलीगेशन डजंट मीन्स एब्डिकेशन, की आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते डेलीगेशन करने के बाद भी। तो यस, दिस इज ट्रू। अब रीजन क्या है? Irrespective of the extent of delegated authority, the manager shall still be accountable to the same extent as before the delegation. उन्होंने कहा कि भले ही आपने कितनी भी अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया हो, लेकिन मैनेजर तब भी अकाउंटेबल रहेगा उतना ही जितना वो डेलीगेशन करने से पहले था। आप बच नहीं सकते अपनी अकाउंटेबिलिटी से डेलीगेशन करने के बाद भी, कि भले ही आपने अपना काम सौंप दिया, जैसे कि सुशांत ने अपने सबॉर्डिनेट को भी पीछे काम सौंपा था, लेकिन उस काम के लिए अकाउंटेबिलिटी सुशांत के हेड को सुशांत ही देगा। वो अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर नाम नहीं लगा सकता कि इन्होंने किया है, उसने आपको डेलीगेट किया था तो आपकी जिम्मेदारी है ये। तो ये बात तो वो सही कह रहे हैं ना यहाँ पर, और ये बात क्लियरली इस वाले पॉइंट को डिस्क्राइब भी कर रही है जहां पर मैंने भी आपको यही बात बोली कि डेलीगेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाओ। तो मैम बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बिल्कुल सही से वो डिसाइड ये कह रहा है कि यस, डेलीगेशन का मतलब बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी से पीछे हटना नहीं होता। ठीक है, समझ आ रहे हैं? बढ़िया क्वेश्चन है। चलो ये लो जी आपका पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। अब तुम ही बताओगे इसका आंसर, इतना लड्डू क्वेश्चन मैं क्यों बताऊं? बताओ जरा। देखो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके अंडर में कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, फुटवेयर, स्किन केयर, 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं और हर एक प्रोडक्ट के अपने अपने फंक्शंस हैं। बच्चे बताइए ऐसा कहाँ देखा है आपने? कौन से स्ट्रक्चर का डायग्राम लग रहा है आपको? डिविजनल, इनफॉर्मल, फंक्शनल, इनफॉर्मल या फंक्शनल? बताओ। शाबाश, डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन। देखो बेटा मैच का क्वेश्चन आ गया है। चलो ये ऑप्शंस हम बाद में देखेंगे, पहले खुद से देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट बताता है अंडर अ सुपीरियर, या ये फ्रेमवर्क होता है विद इन विच द मैनेजर एंड ऑपरेटिंग टास्क का परफॉर्म? मैम ये मैच हो रहा है, यहीं पे लिख दो ए। चलो जी बेटा ए लिख दिया मैंने। डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो ऊपर 2 ऑप्शंस हमने पढ़ लिए, नीचे वाला पढ़ लेते हैं। ऑप्शनल पॉलिसी डिसीजन ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, क्या डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी होती है? यस मैम, ऑप्शनल पॉलिसी ही होती है, ये तो यही है आंसर। तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है? द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर। चलो जी, तो अब क्या मिला आंसर? ए का होता है हमारे पास यहाँ पे सेकंड। ए का सेकंड कहाँ दिख रहा है बच्चे? ए का सेकंड मुझे यहाँ दिखा है ना, और उसके बाद बी का दिखा है थर्ड और सी का दिखा है फर्स्ट। तो बेटा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये यहीं से हमें मिल गया है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। वीडियो लेक्चर देख रहे हो ना? मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि कौन से मिनट में आपको ये वीडियो पोर्शन दिखाई दे रहा है। इससे मुझे पता लगेगा कि आपने पूरा वीडियो ध्यान से देखा कि नहीं। आपके कमेंट का मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो बेटा, स्टेप्स अरेंज करने हैं आपको। स्टेप्स अरेंज करिए। I don't argue but explain. I don't argue but explain. याद कर लो प्रोसेस। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग द रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। मिल गया? तो देखो जरा क्या है हमारे पास करेक्ट सीक्वेंस। थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो यही है हमारा पास करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत ज़रूरी है कि चीज़ें आपको याद हों।
चलो जी नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए, वाह भाई वाह। चलो जी देखते हैं। इफ अथॉरिटी ग्रांटेड इज मोर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कहते हैं अगर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा है तो मिसयूज हो जाता है। अच्छा जी ठीक है। एंड इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड इज मोर देन अथॉरिटी, और अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से ज्यादा होती है तो क्या हो जाता है, इट मेक्स द पर्सन इनइफेक्टिव, तो इनएफिशिएंसी आ जाती है, इनइफेक्टिवनेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो काम नहीं कर पाता फिर उसके बाद। ठीक है, तो क्या ये बात सही है? ये बात तो हमने शायद सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ ली थी कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक पैरिटी यानी कि एक बैलेंस होना चाहिए, तभी काम बन पाता है। तो यस मैम, पहली स्टेटमेंट तो हमें सही नजर आ रही है। व्हेन अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, जब एक बार अथॉरिटी सौंप दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने एक्सेप्ट कर ली, तो अकाउंटेबिलिटी अपने आप ही आपके ऊपर आ जाती है। ये लाइन भी हमने पढ़ी है। कहाँ पढ़ी है? जब एलिमेंट्स पढ़े थे। तो मैडम ये बात भी बिल्कुल सत्य है। तो बेटा मुझे तो यहाँ पर बोथ द स्टेटमेंट्स करेक्ट लग रही हैं, सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। ठीक है, कर रहे हैं ना आप लोग भी मेरे साथ साथ सॉल्व। मेरे से पहले आंसर आना चाहिए आपका, है ना, तभी बात बनेगी। चलो जी अगला क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। So an organization structure provides a framework which enables the enterprise to function as an integrated unit by regulating and coordinated. पहली बात तो मुझे यहीं से कुछ ना कुछ दिख रहा है, by regulating and coordinating the responsibility of individuals and departments. मुझे लग रहा है डिट्टो उन्होंने लाइन चेपी है ना। जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की नीड और इम्पोर्टेंस पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ पे पढ़ा था, ये हमने बिल्कुल पढ़ा था वहाँ पर ये कि है कुछ यहाँ पर इंटीग्रेटेड यूनिट होती है, रेगुलेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। हाँ, ये बात तो मुझे तो सही लग रही है, बिल्कुल सही लग रही है। चलो, अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल टू एंश्योर अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। यार ये बात भी बिल्कुल सही है, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जरूरी होता है स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन के लिए, बेटर कंट्रोल के लिए। तो सारी बातें सच नजर आ रही हैं, ये भी ट्रू है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट यहाँ पर भी। ये लो जी, डी ऑप्शन यहाँ पर भी है। मतलब दोनों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो हमारे ऐसे थे कि बिल्कुल सही बात बता रहे थे, है ना। चलो ठीक है, 18th क्वेश्चन पे आते हैं। अब बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, क्या सही है वो बताना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है अकाउंटेबिलिटी कैन बी एंटायरली डेलीगेटेड। क्या आप अपनी करनी का किसी और पे नाम लगा सकते हैं? हाँ, लगा तो देते हैं, लेकिन क्या ये हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि क्या अपनी आंसरेबिलिटी आप किसी और को डेलीगेट कर सकते हो? नहीं, तो ये तो गलत है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है, यानी कि सुपीरियर अकाउंटेबल होता है सबऑर्डिनेट के। वाह भाई वाह, बिल्कुल बेचारे को बेकार कर दो तुम, ये भी गलत बात है। अपवर्ड फ्लो होती है। अकाउंटेबिलिटी रेफर्स टू द आंसरेबिलिटी, ये कुछ अच्छा सा लग रहा है मुझे सुनने में, आंसरेबिलिटी फॉर फाइनल आउटकम ऑफ द असाइन्ड टास्क, कि जो काम आपको सौंपा गया था, जिस चीज की आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, अब उस चीज की आंसरेबिलिटी बनती है आपकी, वो अकाउंटेबिलिटी होती है, जवाबदेही। ये कुछ सही बात है ना। फिर भी अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी मीन्स द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल टू कमांड। मैम वो तो अथॉरिटी होता है, ये तो बात सही नहीं लग रही है। सही लगनी भी नहीं चाहिए थी, क्योंकि करेक्ट ऑप्शन तो हमारे पास एक ही होने वाला है। तो कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पर है हमारे पास बी पॉइंट में। ठीक है, चलिए समझ आ रहा है ना कि अब एग्जाम्स में आपको अपने एमसीक्यूज भी किस तरीके से सॉल्व करने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अप्रोच पता होनी चाहिए एमसीक्यू को भी सॉल्व करने की। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ही बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर सुटेबल है हमारे लिए। सो एथलियो प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स द एथलेटिक फुटवेयर। फिलहाल एक जो कंपनी है वो एथलेटिक फुटवेयर में डील कर रही है। ठीक है, अगर मैं मानूं तो एक कंपनी है हमारे पास, वो कंपनी फुटवेयर, फिलहाल फुटवेयर में है। ठीक, ओके। Owing to its popularity among the sports team, अब उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी कंट्री में स्पोर्ट्स टीम के बीच में, so it recently decided to enter into the manufacturing of the sports clothing। अब उन्होंने क्या किया जी, कपड़े भी उनके बनाने शुरू कर दिए, यानी कि यहाँ पर क्लोथ्स भी आ गए, एंड दी एक्सेसरीज, उसके साथ साथ उन्होंने उससे रिलेटेड कुछ एक्सेसरीज भी शुरू कर दी है। ठीक है, सो बताइए कौन सा स्ट्रक्चर इनके लिए सुटेबल होगा। यहाँ पर फुटवेयर है, क्लोथ्स है, एक्सेसरीज है, तो सिमिलर प्रोडक्ट लाइन है या डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। क्या तीनों के रिसोर्सेज सेम हो सकते हैं? पहले तो आपको ये देखना है
कि अगर हम तीनों का परचेज डिपार्टमेंट एक ही बना दें तो क्या तीनों के रॉ मटेरियल को एक ही साथ रखा जा सकता है क्या? वो देखिए आप बताइए। फुटवेयर है, क्लोथ है, एक्सेसरीज है। डायग्राम देख के ही समझ आ रहा है ना कि सबके लिए अलग अलग काम करना पड़ेगा। तो यस, जब अलग अलग काम करना होता है तो कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा? डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट एमसीक्यू है हमारा, अच्छा खासा एमसीक्यू है। बताना क्या है? स्टेप बताना है कोई यहाँ पर फॉलो हुआ है हमारे ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन का, तो उसे हमें बताना है। वन ऑफ द फंक्शन तो हमें पता ही है कि ऑर्गेनाइजिंग है, उसी के पॉइंट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या स्टेप है। फ्लेक्स लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेस्ड इन मुंबई. On one hand, it deals in the items like books, music, instruments, videotape, etc. And on the other hand, it deals in the laptop and the mobile phone. एक तरफ तो वो बुक, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, वीडियो टेप ये सब बनाते हैं, यानी कि कुछ म्यूजिकल चीजें हैं, बुक्स भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ लैपटॉप और मोबाइल फोन्स भी हैं। ठीक है, ओके। So the company had a functional structure with separate head for the production, marketing and finance. अब कंपनी का फंक्शनल स्ट्रक्चर चल रहा था और सब जगह पर उनके प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस अलग अलग उन्होंने फंक्शंस डिवाइड कर रखे हैं। फंक्शनल हेड्स वर लुकिंग आफ्टर द प्रोडक्ट्स, जो फंक्शनल हेड थे वो देख रहे थे प्रोडक्ट्स को, बट एट टाइम्स देयर एक्टिविटीज ओवरलैप्ड। अब ओवरलैप तो होनी ही थी, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए आप सिर्फ फंक्शनल स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हो, तो समहाउ इनको डिविजनल यूज करना चाहिए था। सो दिस लेड टू द प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेशन एंड इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो लड़ाई झगड़े फिर शुरू होने लग गए। सो to facilitate the specialization, Rahul, the CEO of the company, decided to group the books, music instruments and the videotapes under the media and the laptops under the media. तो उसने क्या किया कि एक काम करो, डिवाइड करो, मीडिया करके एक ग्रुप बनाओ, उसके अंदर बुक्स, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट, वीडियो टेप्स रखो और लैपटॉप और मोबाइल फोन को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर डालो। अब यहाँ पर उसने बांट दिया अलग अलग, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर उसने चीज़ों को बांट दिया। तो बताओ कौन सा स्टेप आपको ये कहता है कि चीज़ों को अपने नेचर के अकॉर्डिंग आप बांट दो। सॉरी, क्या वो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी है? असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी में तो शायद हमने ये पढ़ा था कि एक इंडिविजुअल को चार्ज दे देते हैं डिपार्टमेंट्स का, तो वो काम तो उन्होंने शायद ऑलरेडी कर ही रखा था। एस्टैब्लिश करना रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, ये भी ऐसा कुछ यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, काम ऑलरेडी बटा हुआ था उनका, तो यहाँ पर हुआ क्या है? डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसने डिपार्टमेंट बनाया ना, उसने ग्रुप बनाया और चीज़ों को उनके नेचर के बेसिस पर बांट दिया। सो करेक्ट ऑप्शन क्या था हमारा बेटा? डिपार्टमेंटलाइजेशन। सो फाइनली हमारे 20 MCQs कंप्लीट हो गए हैं। तो बस उसके बाद हम लोगों को क्या करना होता है? हम लोगों को मैम को बताना होता है कि मैडम आ गए हमारे 20 में से 20। तो जल्दी से बता दो मुझे अपना स्कोर कि 20 में से कितने MCQs तुम्हारे करेक्ट गए हैं और क्या स्कोर तुमने अब तक हासिल किया है 20 में से। जल्दी से मैम को बता दो, ठीक है? और तब तक मैं तैयारी करती हूँ आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन की। चलिए बताइए जल्दी। तो बता दिए, वेरी गुड। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमारा जो है, अब जब हम केस स्टडी करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? पहले हम लोग नीचे के क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपना जो केस स्टडी वाला पार्ट है उसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर मैं देखूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई कर दो कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तो बच्चे कहेंगे मैम ये तो हमें पता है कि फंक्शन कौन सा है, ऑर्गेनाइजिंग ही होगा। बट मैं फिर से वही आपको बात बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है अगर मैं ऑर्गेनाइजिंग का यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सीरीज करा रही हूँ तो सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग का ही क्वेश्चन हो फंक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए। अब मैं आपको प्लानिंग पढ़ा चुकी हूँ तो हो सकता है उसके अंदर प्लानिंग भी हो, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं कि ज़रूरी नहीं है एक क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको ऑर्गेनाइजिंग आइडेंटिफाई करना हो, क्योंकि सेकेंड पार्ट उसी का ही है। प्लानिंग भी हो सकता है, और जब आप 12th के 12 चैप्टर पढ़ लेंगे तो कोई सा भी फंक्शन हो सकता है। मोर ओवर फर्स्ट चैप्टर में आप 5 फंक्शन पढ़ के आए हो, है ना? तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जिस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही हो वही फंक्शन हो, ठीक है? एक बार क्वेश्चन को रीड ज़रूर करना है, हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में, सेकेंड पॉइंट में हमें स्टेप्स बताने हैं कि जो फंक्शन हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया होगा उसी के हमें अलग अलग स्टेप्स बताने हैं, ठीक है? चलो ओके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो लगभग आप ये मान के चलो कि 2 स्टेप होंगे। एक आपका एक नंबर फंक्शन आइडेंटिफाई करने का होगा और 2 स्टेप आइडेंटिफाई करने के, ठीक है? तो लेट्स सी कौन सा स्टेप है यहाँ पर। सो इशिता वर्क्स एज अ कॉर्पोरेट इवेंट कोऑर्डिनेटर इन एन इवेंट मैनेजमेंट कंपनी. She has been made an overall official in charge of the
ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ पेंटिंग एग्जीबिशन फॉर वन ऑफ द क्लाइंट ऑफ द कंपनी। तो बेटा यहाँ से हमको पता चल रहा है कि फंक्शन तो ऑर्गेनाइजिंग का है, क्योंकि उसको इंचार्ज बनाया गया पहली बात तो, यानी कि उसको काम सौंपा गया। आइडेंटिफिकेशन, डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। लो जी, मैं तो अपने मुंह से ही बता दिया आपको है आपको स्टेप्स के नाम, फिर भी हम अभी आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ से फंक्शन तो हमने पहचान लिया है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो है ऑर्गेनाइजिंग। अब उसी के ही स्टेप्स बताने हैं कैसे, आई डोंट आर्ग्यू बट एक्सप्लेन। तो चारों में से कौन से वाले हैं देखते हैं। फॉर इंश्योरिंग द एग्जीबिशन टेक प्लेस सक्सेसफुली, शी आइडेंटिफाइड वेरियस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स एंड डिवाइड्स द वर्क इनटू द वेरियस टास्क। तो देखो ये लाइन, शी आइडेंटिफाइड द वेरियस एक्टिविटी इन्वॉल्व्स एंड डिवाइड्स द होल वर्क इनटू द टास्क ग्रुप्स। तो बेटा यहीं से आपको क्या पता चलता है कि आइडेंटिफिकेशन किया उसने, आइडेंटिफिकेशन है एंड डिवीजन ऑफ वर्क भी है। ठीक है जी, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। आगे पढ़ते हैं क्या क्या किया उसने। इनटू द ग्रुप्स लाइक मार्केटिंग कमेटी, डेकोरेशन कमेटी, रिसेप्शन कमेटी। इवन उसने क्या किया है, ग्रुप्स भी बना दिए हैं अलग अलग उनके नेचर के बेसिस पे कि डेकोरेशन वाले, रिसेप्शन वाले, मार्केटिंग वाले सब बना दिए हैं। तो मुझे तो यहाँ पर डिपार्टमेंटलाइजेशन भी कहीं ना कहीं दिख रहा है ना। तो सेकेंड स्टेप डिपार्टमेंटलाइजेशन भी दिख रहा है। फिर भी आगे और पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द कोऑर्डिनेशन विद इन among the committee, she appoints a supervisor of each group. उसने हर ग्रुप के लिए एक सुपरवाइजर भी रख दिया। तो इसका मतलब 2 से ज़्यादा स्टेप्स है यहाँ पर। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि वो पॉइंट जो है वो सिर्फ 2 नंबर का है तो आप 2 ही पॉइंट लिख कर आओ। अगर चारों दिख रहे हैं तो चारों लिखिए, क्योंकि हो सकता है हाफ मार्क ईच हो जाए फिर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं करना कि 2 नंबर का है वो पार्ट अगर तो हम 2 ही लिख कर आए, नहीं सारे दिख रहे हैं तो सारे लिखो। सो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी भी हो गया। Each member in the group is asked to report the respective supervisor and all the superiors are expected to work as per the Ishita's order। तो देखो यहाँ पर आपको लास्ट स्टेप भी दिख रहा है कि उसने रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी एस्टैब्लिश कर दिया है। तो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, ये वाला स्टेप भी मुझे यहाँ पर दिख गया। तो चारों के चारों स्टेप्स थे यहाँ पर, हमने लाइन से आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं। तो फंक्शन था, ऑर्गेनाइजिंग, चारों स्टेप्स हमने देख लिए कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट थे। ठीक है, तो पता चल रहा है ना। देखो अगर आपने नोट्स अच्छे से बनाए हैं, लाइंस आपको याद हैं, की लाइंस, तो बहुत इजीली आप केस स्टडी आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में उन्होंने हमें बोला है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। भाई 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताने हैं। 2 टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से, फॉर्मल, इनफॉर्मल। लो 2 ही होते हैं, हमने आइडेंटिफाई भी कर लिए, स्टिल पढ़ेंगे। ठीक है, और उनके बीच में हमें डिफरेंस भी बताना है जो यहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सी लाइन से हमें पता चलता है वो देखते हैं। सो सुधीर इज वर्किंग एज अ परचेज मैनेजर इन अ पावर सेक्टर कंपनी। ऑल हिज सबऑर्डिनेट्स होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड फॉर द एक्सेप्शनल मैनेजरल स्किल्स। मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर रिगार्ड मिलता है, क्यों, क्योंकि उसके जो मैनेजरल स्किल्स है वो बहुत ही अच्छे हैं। सो ऑन वन हैंड एज मैनेजर ही इज टफ टास्क मास्टर एंड एक्सपेक्ट द स्ट्रिक्ट कंप्लाइंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड प्रोसीजर। एक तरफ तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता है, रूल्स और प्रोसीजर को मानता है। तो रूल्स तो कौन से ऑर्गेनाइजेशन में चलते हैं बेटा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स चलते हैं, है ना। एंड on the other hand, he makes the conscious effort to develop the repart with his subordinates by interacting freely with them during the lunch break in a cafeteria। अब जब वो बैठते हैं कैफेटेरिया में लंच करने के लिए तो बहुत अच्छे से बात करता है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, क्योंकि उसको एक बहुत अच्छा रिश्ता बनाना है उनके साथ। So many a times this chit chat helps him to get insights of the views and the opinions of his team member about the policy of the organization। तो ये जो बातचीत होती है उससे पूरा उसको फीडबैक मिल जाता है कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके क्या व्यू पॉइंट्स है, एक फीडबैक वहाँ से कलेक्ट करता है वो। तो ये तो मैडम इंटरेक्शन कहाँ जाकर आता है, ये आता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। दोनों ऑर्गेनाइजेशन आपने आइडेंटिफाई कर लिए। अब दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो पहला डिफरेंस तो आप मीनिंग लिख दिया करो कि भाई जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो रूल्स और रेगुलेशन से बनता है, हमारी अथॉरिटी से बनता है। वहीं पे जो हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो सोशल इंट्रैक्शन से बनता है। ठीक है, जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है वो रिजिड है, स्ट्रिक्ट है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हमारा फ्लैक्सिबल है।
फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन ऑफ कमांड फॉलो होती है, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो ऐसे बहुत सारे आप लोगों ने पढ़े हैं डिफरेंसेस जो आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट। ओके, एक आपको यहाँ पर क्या आइडेंटिफाई करना है, कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है जो कविता ने यूज किया होगा, विच हेल्प्ड हर, कौन से वाला कॉन्सेप्ट जिसने उसको नई ब्रांचेस ऑफ द रेस्टोरेंट ओपन करने में मदद किया होगा। मतलब उसने ऑलरेडी उसका रेस्टोरेंट चल रहा होगा, न्यू ब्रांचेस वो ओपन करना चाहती है, उसके लिए कॉन्सेप्ट बताना है। अगर बहुत ही डीपली किसी बच्चे ने मेरे साथ चीज़ों को समझा होगा ना, तो मेरे ख्याल से इस वाली पॉइंट से वो आइडेंटिफाई कर पा रहा होगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। स्टिल वी विल रीड द कंप्लीट केस स्टडी फॉर दैट। ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली द 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। हमको 2 पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस भी बतानी है, कोई सी भी बता सकते हो, आपको हाईलाइट नहीं करनी यहाँ से, कोई सी बता सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला नहीं है हाईलाइटेड अबव, उन्होंने बस ये बोला है जो यहाँ कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करोगे उसी की ही कोई भी 2 इंपॉर्टेंस आप बता सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स फाइंड आउट। हाँ जी, सो कविता घई वॉज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ रेस्टोरेंट इन द लखनऊ कॉल्ड द हेल्दी किचन। तो इनकी एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये अपने एक रेस्टोरेंट के अंदर जिसका नाम है हेल्दी किचन। सो रेस्टोरेंट वाज डूइंग वेल एंड द वॉल्यूम ऑफ वर्क स्टैंडर्ड इंक्रीजिंग स्लोली एंड स्टेडली। काम लगातार बढ़ता जा रहा है। सो कविता घई वाज नॉट एबल टू मैनेज ऑल द वर्क ऑन हर ओन। तो अब अकेले काम नहीं चला पा रही हैं वो। So the increasing magnitude of work made it impractical for her to handle it all by herself. तो अभी impractical हो गया है कि सारी चीजें वो खुद से हैंडल करे। So moreover her objective is to open the new branches of the restaurant at the different places. अलग अलग places पे अलग अलग branches भी वो खोलना चाहती थी। So she appointed the Nikhil Gupta as the general manager of Healthy Kitchen. उन्होंने एक अपना general manager appoint किया Healthy Kitchen के लिए लखनऊ and gave him the right to command his subordinates to take the action within the scope of his position. और उसको अथॉरिटी दे दी कि आपकी लिमिट्स हैं, लिमिट्स में रहते हुए आप अपना काम जो है वो करिए, आपको अथॉरिटी में देती हूँ। सो फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द रेस्टोरेंट शी ऑल्सो गेव हिम द अथॉरिटी टू हायर एंड ट्रेन द स्टाफ एज पर द रिक्वायरमेंट। और काम को लगातार चलाए रखने के लिए स्मूथली उसने ये भी अथॉरिटी दी कि हायर कर लेना स्टाफ और उनको ट्रेन भी कर लेना। So Kavita Ghai was satisfied with the work of Nikhil Gupta and was able to open the other branches of the restaurant in Agra and Kanpur. उसके काम से खुश होते हुए उसने अपनी अलग अलग ब्रांचेस जो है वो खोली ताकि उसको वो इंचार्ज बना सके। बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट है? अथॉरिटी बांटने के 2 ही कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। समझना सिर्फ इतना है कि कहाँ पे स्कोप ज्यादा दिख रहा है यहाँ पर आपको। डेलीगेशन एक नैरो कॉन्सेप्ट, स्कोप वाला कॉन्सेप्ट है, वहीं पे डिसेंट्रलाइजेशन एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। दोनों कॉन्सेप्ट में ही एक पॉइंट था फैसिलिटेट्स ग्रोथ, दोनों में, पर दोनों में उसको थोड़े से अलग तरीके से डिस्क्राइब किया था। अगर मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाऊं, जब मैंने आपको डेलीगेशन पढ़ाया तो मैंने डेलीगेशन में आपको ये बोला था कि वहाँ पर किस तरीके से ग्रोथ होती है कि हम अपने सबॉर्डिनेट्स को वर्क डेलीगेट कर करके उन्हें सारा काम सिखा देते हैं ताकि हमारे पास एक ट्रेंड वर्कफोर्स हो कि कल को अगर मुझे न्यू प्रोजेक्ट में एंटर करना है तो मैं वहां जाकर अपनी पूरी वर्कफोर्स को लेकर जा सकूं। जैसे मैंने उसका एक एग्जांपल भी दिया था कि सपोज करो मैं अपनी कोई एक इंस्टीट्यूट खोलने जा रही हूँ तो पहले मैंने अपने यहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग दी और उसके बाद वहां जाकर अपनी पूरी जो वर्कफोर्स है वहां लगा दी। बताइए याद आया? ओके। दूसरे फैसिलिटेट्स ग्रोथ का मतलब था कि जब डिसेंट्रलाइजेशन होता है तो सबके पास अपनी अपनी पावर होती है, तो सब लोग आपस में compete करने की कोशिश करते हैं। compete करने की वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, तो अल्टीमेटली फायदा किसको होता है? ऑर्गेनाइजेशन को होता है। तो आई थिंक ये जो मैंने आपको टोटल डिफरेंस बताया दोनों ही कॉन्सेप्ट के एक सिमिलर पॉइंट में, क्योंकि यहाँ ग्रोथ के बारे में ही बात हो रही है, तो आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई होगी। इसे बोलते हैं इन डेप्थ स्टडी। ये जो इतना समय लगाकर मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ उसके पीछे रीजन ही यही है कि आप ना केस स्टडी तो छोड़ो, जो यहाँ पे छोटी सी बात लिखी हुई है उससे पहचान जाते। मैंने तभी इंडिकेट किया कि नई ब्रांचेस को ओपन करने में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, यहीं से आपको कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए था कि डेलीगेशन है, क्योंकि डेलीगेशन के फैसिलिटेट्स ग्रोथ में हमने यही बात पढ़ी है ना। गुड थिंग्स टेक टाइम। तो बिल्कुल ऐसे भागने की कोशिश मत करो कि मैम चैप्टर को जल्दी जल्दी पढ़ाओ, जल्दी जल्दी पढ़ाओ। जल्दी नहीं पढ़ाना मुझे टाइम से पढ़ाना है, ऑन टाइम पढ़ाना है, टाइम से सिलेबस कंप्लीट करूंगी। लेकिन एक एक चीज़ बारीकी से बताऊंगी कि सीबीएसई वाले कहीं से भी केस स्टडी तुमसे पूछ ले, अगर तुमने सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे साथ डिटेल में पढ़े होंगे, इन डेप्थ पढ़े होंगे, पेशेंस के साथ पढ़े होंगे, क्योंकि पेशेंस तो आपको रखने पड़ेंगे। फटाफट की गाड़ी तो छोड़ दो, फिर
फिर तो आपके पास बहुत रास्ते हैं करने के। पर अगर इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो, नॉलेज के साथ पढ़ना चाहते हो, पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना चाहते हो, तो पेशेंस के साथ पढ़ो, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? डेलीगेशन। 2 इंपॉर्टेंस बताने हैं जिसके लिए मैंने आपको क्या करा था, बेस्ट फ्रेंड को करो DM, कॉल एंड ईमेल। तो उसी में हमारे छुपे हुए थे बहुत सारे इंपॉर्टेंस। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, फैसिलिटेट्स ग्रोथ, मैंने अभी आपको बता ही दिया है। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल होता है हमारा, इफेक्टिव मैनेजमेंट है हमारे पास, याद आ रहे हैं, बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, हायरार्की, बेटर कोऑर्डिनेशन। तो इनमें से कोई भी 2 पॉइंट्स जो है वो आप यहाँ पे इंपॉर्टेंस में लिख सकते हो, ठीक है। पूरा चैप्टर रिवाइज होता है क्वेश्चन आंसर्स करते करते, तो बहुत ज़रूरी होती है हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज, इसलिए कहते थोड़ा पढ़ के आया करो। चलो नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब फिर से टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताना है, उसके 2 एडवांटेजेस बतानी है, ठीक है। चलो बता देंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ ले। Freshfood Limited is a well-known company making different food materials. Mr. Himanshu is the managing director of the company. He is fully attached to the employees of his company. बहुत attach है वो अपने employees से, जो उसके company में काम करते हैं employees, उनके साथ बहुत ज़्यादा attach है. And this is the prime reason that before taking any decision, he consults all the concerned employees. तो कोई भी decision लेने से पहले वो उनसे बातचीत करता है. And a suggestion box has also been provided in the company. Suggestion box भी रखा है उसने और हर 10 दिन में उसको वो देखता है. So the employees giving the positive suggestions and are suitably rewarded. तो positive suggestions अगर कोई देता है तो उसको reward भी मिलता है. Beside this, all the company enjoy the complete freedom to communicate. और यहाँ पर उन्होंने freedom भी दी है कि आप communicate कर सकते हो अपने senior के साथ any time for all types of matter. किसी भी तरीके का matter हो, चाहे job related हो चाहे personal हो. तो जहाँ पर इतनी ज़्यादा बातचीत हो रही हो, जहाँ पर इतना ज़्यादा अपनापन हो रहा हो, तो वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है बेटा? वो फॉर्मल तो नहीं हो सकता, वो ज़रूर हमारा कौन सा होता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना? वो होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और उसकी 2 एडवांटेज आपको लिखनी है बेटा। तो 2 एडवांटेज कौन कौन सी? सबसे पहला तो यहीं पर आपको दिख रहा होगा, फुलफिल्स द सोशल नीड्स, है ना? फुलफिल द सोशल नीड्स। और दूसरा बताइए, दूसरा कौन सा हो सकता है बेटा? फिल्स द इनएडिक्वेसी, यानी कि जो कमियां फॉर्मल की होती है वो कमियां यहाँ पे फुलफिल हो जाती है. फिल्स द इनएडिक्वेसीज ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. 3F थे हमारे पास. फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन भी है एक, आप चाहे तो वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. तो ये हमारे हुए 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कंप्लीट. तो जल्दी से बता दो मुझे कि 3 मार्क्स के हमने यहाँ पर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए बेटा? हमने 3 मार्क्स के यहाँ पर 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 12 नंबर के. 20 नंबर का काम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो इसका स्कोर बताओ, इसका स्कोर बताओ, देन टोटल अप करो कि यहाँ आपका कितना नंबर आया है. जल्दी से बताइए मुझे. हाँ जी, सो आई होप कि आप सभी लोग कमेंट करना शुरू कर दिया होगा. तो ये भी कमेंट अब मुझे करके बताइए कि आज हमने जो 1 to 24 क्वेश्चंस किए वो आपको कैसे लगे, कितना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो रहा है, वो कौन कौन से मिस्टेक्स हैं जो अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, इन डेप्थ स्टडी की क्या इंपॉर्टेंस आप समझ पा रहे हो. यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. 16 मार्क्स का ब्लॉक 1, 14 मार्क्स का हमारा सेकेंड ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है. 30 मार्क्स के लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं. तो आप मुझे बताइए कि यहाँ तक आपकी स्टडी कैसी रही है, ये जर्नी कैसी रही है आप लोगों की. तो ये डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं देख सकूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्या कह रहे हैं, ठीक है. सो अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ, जहां पर हम सॉल्व करेंगे अपने 4 मार्क्स और 6 मार्क्स के क्वेश्चंस. तो एक बार फिर से अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके आइए, जो यहाँ आपको मिस्टेक समझ आ रही है उसको रेक्टिफाई करिएगा, ठीक है. सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय. थैंक यू सो मच इस लेक्चर को पूरा ध्यान से देखने के लिए. आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया. और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके रिप्लाई करने की. हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और यहाँ पर जो प्लेलिस्ट्स आ रही हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करना, इसमें आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी. एंड जाने से पहले हमारे इन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो और मुलाकात करूँगा अब आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में.